जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, इसलिए बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या फिर डी निस्यंदन द्वारा। चलिए आप सभी अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताएंगे। पानी और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवसादन विधि द्वारा। याद रखेंगे, पानी और चौक के मिश्रण को अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, भारी जल का अनुभार क्या है? देखिए, भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है और इसका अनुभार कितना होता है? तो याद कर लीजिए 20 होता है। और साधारण जल का अनुसूत्र होता है H2O और इसका अनुभार होता है 18। तो दोनों याद रखेंगे, भारी जल का 20 और साधारण जल का 18। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 20। साइकस में परागन किस माध्यम से होता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। चलिए आंसर बताएंगे। साइकस में परागन किस माध्यम से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है साइकस में परागन वायु माध्यम से होता है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है पाचन में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन में या फिर डी प्रकाश संश्लेषण में। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण में। आगे देखिए, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि क्विनैन प्राप्त की जाती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सिनकोना पौधे के छाल से मलेरिया की औषधि क्विनैन प्राप्त की जाती है। आपको याद रखना है मलेरिया की औषधि का नाम क्या है? तो क्विनैन। आगे देखिए, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र क्या है? तो याद कर लीजिए, ये है पोटोमीटर। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, याद रखिएगा। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। इटली की राजधानी रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब हुआ था? यानी कि आपको बताना है सार्क की स्थापना कब होती है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका गठन कब हुआ था? आंसर बताएंगे आप सभी। तो यहाँ पे 9 का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है वर्ष 1985 में, याद रखेंगे। और इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और वर्तमान में इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए 24 अक्टूबर 1945 को। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए एग्जाम तक जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका सभी डाउट क्लियर हो सके। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी 1995 में, याद रखेंगे कब, 1995 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? आरबीआई। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आरबीआई से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका हेड क्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई में। इन सभी फैक्ट को याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसका पुराना नाम पूछा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो याद कर लीजिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी ने। और दोस्तों अगर आप लोग नोट्स की क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नोट्स जो होते हैं बहुत ही बेहतरीन और असरदार तरीका है। नोट्स से ही बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग एक भी नोट्स की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। नोट्स की क्लास डेली रात 9 बजे से होती है, तो टाइमिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, आज रात 9 बजे की क्लास बंद रहेगा और इसके बारे में हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पर बता दिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जितने भी नोट्स हैं सारे PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। आगे देखिए, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो याद कर लीजिए, ये कहा था एडम स्मिथ ने। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है?
तो यहाँ पे 15 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कथक नृत्य से। और कथक नृत्य ये कहाँ का है, तो उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है, तो याद रखिएगा ये किया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो याद रखिएगा 310 केल्विन होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4 या फिर 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। परमाणु बम की खोज किसने किया था। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे 18 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑटो हॉर्न ने। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और परमाणु बम ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, तो याद रखिएगा घटता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, घटता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताएंगे। अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो याद कर लीजिए ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है। चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करेंगे। तो भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है, तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहा जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में दिया गया है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे 22 का आंसर क्या हो जाएगा 1951 में। याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है 1951 में। और 1951 में ही संविधान में प्रथम संशोधन होता है जिसके तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, तो इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। और 1952 में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा योजना आयोग का गठन होता है। प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। चलिए दोस्तों 23 के लिए आंसर बताएंगे। सर टॉमस रो कौन थे, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत। और ये किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, याद रखिएगा सही जवाब है जहांगीर। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर के दरबार में आए थे। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा ये है वेदांग। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग है। और वेद कितने हैं, टोटल 4 वेद है। उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है। आप लोग कमेंट करके बताइए पुराणों की संख्या कितनी है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। प्रसिद्ध
भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे 25 का आंसर क्या होगा याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे 26 का आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो यहाँ पे 27 का आंसर क्या होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? चलिए आप सभी 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, अवध से किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी 31 के लिए आंसर बताएंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि कहाँ पर है? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है 1666 में। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। और इनका जन्म हुआ था पटना, पाटलिपुत्र। सही जवाब है बी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना। याद कर लीजिए क्या है नगर योजना। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा नेक चंद। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, नेक चंद है। हितोपदेश के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिए। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हमने कल भी बताया था हिंदी की क्लास में, हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पंचतंत्र के लेखक पूछा जाता है, विष्णु शर्मा है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और इन्होंने लिखा है हर्षचरित। याद रखिएगा हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना
1919 में घटी थी। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन सी घटना है जो 1919 में घटी थी। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बंगाल का विभाजन आप सभी जानते हैं 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पे देखिए मद्रास में पूछा जा रहा है, और स्वशासन आंदोलन यानी कि होम रूल लीग, तो मद्रास में कौन थे? एनी बेसेंट, याद रखिएगा कौन? एनी बेसेंट। और पुणे में पूछे तो बाल गंगाधर तिलक, दोनों को याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा अवध से नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने। कानपुर से किसने किया था, तो इसको भी रट लीजिए, नाना साहेब ने। और बिहार से आप सभी जानते हैं कुंवर सिंह ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, तो झांसी से। आगे देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 3 मंडल में है गायत्री मंत्र, और इसकी रचना किया है विश्वामित्र ने। तो सही जवाब है ऋग्वेद। निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो यहाँ पे 40 का आंसर जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है वैशेषिक दर्शन में। और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि कणाद, याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। सभी को याद रखिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और देखिए दोस्तों, हम प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा कुंडग्राम में। और मृत्यु पूछे तो पावापुरी, दोनों याद रखिएगा, मृत्यु पावापुरी और जन्म कुंडग्राम में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो याद रखिएगा निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध, पॉकेट, ये सभी। सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा सिंगापुर। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सिंगापुर, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? चलिए 45 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास भूमि बताना है, तो याद रखिएगा ये है लानोज। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है लानोज। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है टीटीकाका झील, याद रखेंगे। कौन सी झील है? टीटीकाका झील। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो ध्यान दीजिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है क्या? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा।
डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सौर ऊर्जा। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? चलिए 48 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड। मधुबनी शैली जो एक लोक चित्र शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मधुबनी शैली जो है ये किस राज्य में? याद रखिएगा अपना बिहार। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? चलिए 51 के लिए आंसर बताएंगे, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एंगस्ट्रम ये तरंग दैर्घ्य की इकाई है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।